हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, प्रेसिडेंट इलेक्ट सब 2021-22 रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ से आप सभी सम्मानित सदस्यों का, जिसमें रोटरी क्लब वाराणसी साउथ, वाराणसी वृंदा, वाराणसी सनराइज, गंगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व हमारे क्लब रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के सदस्यगण को हमारा प्रणाम। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट सी सतीश जैन जी कोरोना कार्यकाल का भरपूर उपयोग किया। जुलाई सन 2020 से ही हर हफ्ते कोई न कोई नए स्पीकर के द्वारा हम लोगों को हम लोग का मार्गदर्शन किया। आज का विषय पोस्ट कोविड प्रिकॉशन पर हमें बताते हुए गर्व है कि मेरे पापा लेट डॉक्टर केसी गुप्ता ने सन 1951 में MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी और 6 साल चीफ मेडिकल ऑफिसर वाराणसी के पद को सुशोभित करके 1984 में कार्यमुक्त होकर बादशाहबाग कॉलोनी में अपना क्लिनिक चालू किया। हमको उनके संग 20 साल काम करने का सौभाग्य मिला और हमने प्रैक्टिकली व क्लिनिकली रोगियों को देखने का ज्ञान प्राप्त किया। मैं आज अपने के स्पीकर डॉक्टर शुभदेव सिंह और डॉक्टर मोनिशा सिंह, जिन्होंने इसी साल हमारे क्लब की सदस्यता ग्रहण की है, अपने विचार पोस्ट कोविड प्रिकॉशन पर देने के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। मैं डॉक्टर मोनिशा सिंह जी को बुलाने के पहले सबसे पहले आज की इस सभा में आए सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन दीपक अस्थाना जी, जो कि रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे सारे वर्चुअल प्रोग्राम में सहयोगी रहे, आपका इस मीटिंग में स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी विंदा की प्रेसिडेंट सपना खंडेलवाल जी, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के प्रेसिडेंट रोटेरियन अनिल जैन जी, रोटरी क्लब वाराणसी ईस्ट के प्रेसिडेंट रमेश चंद राय जी, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी नीरज पारिक जी और हमारे क्लब और विभिन्न क्लबों के सदस्य जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब इस जुड़े रहे हम लोगों से मीटिंग से साल भर। रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के प्रेसिडेंट राजेश कुमार वर्मा जी और रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के सेक्रेटरी AK घोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप लोग जुड़े रहे हैं, हम लोग करीब करीब मई का महीने की ये लास्ट मीटिंग है। अब सिर्फ 1 महीना हम लोगों का और बचा है कार्यकाल, जून का महीना। 1-2 नेशनल लेवल के अच्छे स्पीकर हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 तारीख को रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ होस्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन। मॉर्निंग में 9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कमल सांघवी जी इसके चीफ गेस्ट होके आ रहे हैं। RI के डायरेक्टर हैं आप। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। इसी के साथ में मैं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के इसी साल ज्वाइन किए 2 वरिष्ठ डॉक्टर सदस्य डॉक्टर RCP गुप्ता जी, जिन्होंने कि वाराणसी BHU से ही अपने मेडिकल की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अब अपने MBBS MD मेडिसिन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चितईपुर में आपके हॉस्पिटल सुशीला हॉस्पिटल है, वहाँ से आप अपना प्रोफेशनल कार्यभार देख रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं और वो पोस्ट कोविड प्रिकॉशंस में जो मेंबर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको जवाब देंगे, उनको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये बताएंगे। रोटेरियन डॉक्टर मोनिशा सिंह जी, जो कि एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हैं, BHU में इस समय ट्रॉमा सेंटर में आप कार्यरत हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और आपके पिताजी
डॉक्टर HD सिंह, पारुल पैथोलॉजी, एक वेल नोन नेम है। आपकी माता जी डॉक्टर सरोजनी सिंह जी, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, चितईपुर में अपना हॉस्पिटल चलाती हैं। आपके हस्बैंड न्यूरोसर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश, पूरी डॉक्टरों की फैमिली है आपकी। ये लोग हम लोगों के पैनल में हैं। और आज के इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, जैसा कि उन्होंने बताया, ये लोग डॉक्टर तीनों लोग मिलके हम लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वेलकम करना चाहता हूं आप आज के कीनोट स्पीकर्स का। और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी पूरा इसको फ्रेमवर्क बताने के लिए मैं डॉक्टर मोनिसा सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग आप सभी रोटेरियंस का। इतने अच्छा लगा कि आप लोग इतना इतने सारे वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड इतनी सारे अवेयरनेस ब्रॉट अप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को तो ऑलरेडी मुझे बताने के, तो आई थिंक ये टॉपिक बताने का वो ही नहीं है, because you are so much well educated, well aware of each and everything, because आप लोग उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। आप लोग एज अ रोटरी क्लब आप लोग उतना ही गिव अप, इतना काम दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बट जस्ट इन केस, बिकॉज जब तक आप लोग नहीं, आप लोगों की हेल्थ एंड एवरीथिंग सब कुछ सही रहे, आई होप कि मैं अपने टॉपिक से थोड़ा आप लोगों को एक जजमेंट, एक हल्का सा आपको दे पाऊं अगर कंक्लूजन, कि आप लोग अपनी हेल्थ और अपनी आसपास के अराउंड को कैसे हेल्दी रख सकते हैं इस पोस्ट कोविड के एरा में। एंड अभी जैसे थर्ड वेव आने वाली है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सो आई होप आई डू जस्टिस टू दिस टॉपिक। एंड मेरे लिए बैकअप के लिए तो आप सभी लोग हैं ही हैं बिकॉज आई रियली होप कि अब जितना भी मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती थी। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बस इन ब्रीफ आप लोगों को सर टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इसके अंदर। पोस्ट कोविड केयर, पोस्ट कोविड फेज, ये सारी चीजें होती क्या है, इन सब चीजों को बताना बहुत जरूरी है। सर क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। पावर पॉइंट दिख रहा है सर कि ये चीजें दिख रही हैं, टैब्स? अभी तो आपका यूट्यूब दिख रहा है। अच्छा सर, ठीक है सर। सर थैंक यू सर। सो पोस्ट कोविड फेज के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताने की कोशिश की, फ्रॉम आयुर्वेदा टू एवरी अदर सोशल मीडिया एस्पेक्ट से लेकर के। मैंने अपनी जितने टैब से सब खोल के रखे हुए हैं, जस्ट इन केस कुछ अगर टॉपिक उठाना है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस बताना चाहती हूँ पोस्ट कोविड फेज है क्या चीज। तो ये एक टाइम होता है जब आपको कभी भी या किसी भी आसपास के लोगों को कभी भी एक कोविड का जो फेज होता है, कोविड फेज इज दैट पर्टिकुलर वायरस का फेज, जिसमें आप लोगों का क्या कहते हैं, वायरीमिया, यानी वायरस आपके बॉडी में अंदर आता है, या तो नाक से, या तो मुंह से, या तो किसी भी स्किन से, आई से, यहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हम लोग को बहुत जानना जरूरी है कि ये चीजें आने के बाद आगे बढ़ता कैसे है, ये कितने दिनों के लिए रहता है। हमारे पास ये वायरस बॉडी के अंदर आएगा और कुछ सेल से मिलते हैं जो कि हमारे सैनिक हैं, जो हमारी बॉडी में खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इसलिए हमें प्री कोविड के बारे में क्यों जानना जरूरी है, कि प्री कोविड में हम अपनी जितनी अच्छी हेल्थ बना के रखे रहेंगे, वही हमारा कोविड और हमारा पोस्ट कोविड हमारी रक्षा करके रखा रहेगा। तो हमारी प्री कोविड में अगर हेल्थ है, मल्टी न्यूट्रिशन है, अगर अल्कोहल एडिक्शन, ये सारी चीजें अगर जैसे नहीं रहती हैं, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहती है, तो हमारे सैनिक उतने ही तैयार रहते हैं। तो जब कोविड होता है, तो ये वायरस जाकर के कुछ सेल्स में जाकर के इंसर्ट हो जाता है और अपने को रेप्लिकेट करने लग जाता है, यानी अपनी ही मल्टीपल कॉपीज बनाने लग जाता है, अपने ही सैनिक हमारे शरीर के अंदर बनाने लग जाता है। और अब जब ये बनने लग जाते हैं, तो फिर इसके अगेंस्ट अब इम्यूनिटी खड़ी होने शुरू हो जाती है, जैसे जैसे उनको सिम्टम्स कुछ दिखने लग जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये आते हैं, तो इनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज या कुछ इम्यूनिटी हमारे लिए तैयार होने लग जाती है। अब जब तैयार होती है, तो इनके बारे में जब स्टोरी जो बताती है, हम लोग जो ये इतने सारे मार्कर्स हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो 10,000 14,000 की जो टेस्ट हो रहे हैं, ये सारी टेस्ट की मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्यों कराना हो, क्यों नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही सब लोगों को नहीं कराने का लॉजिक होता है। कोई जब तक अनलेस एंड अनटिल उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो कोरोना हल्का सा आया, हल्का से आकर के हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया थी, बना करके हम लड़ करके उसको भगा दिए,
ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं कि हमारे पास वो मार्कर्स जो होते हैं, यानी वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं, पर्टिकुलर सेल्स हैं जो लड़ने को तैयार है, उनकी कितने पावर बनी है। कुछ होंगे, कुछ सेल्स उतने तैयार नहीं होंगे उसके हिसाब से, बिकॉज वो प्रिपेयर नहीं थे। कुछ लोग हैं, कुछ एक्स्ट्रा तैयारी हो जाते हैं, तो एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। अब वो लड़ाई जब होने वाली है, उसमें हमारी बॉडी ही खराब होने वाली है, ये तो हमें पता ही है। तो इसलिए हमें उस पोस्ट कोविड फेज क्या हो जाता है कि वायरस तो अपना काम करके नष्ट करके अपने आप को तो टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स, जो एंटीबॉडीज जो तैयार हुए हैं, वो अभी भी हमारे अंदर एक आग लगी हुई है कि हम सब कुछ मारना शुरू कर दें। और ये जब आग लग जाती है, जब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको अटैक करें, वो सारी बॉडी पे ही ऐसे इन्फ्लेमेशन और ऐसे ही मार्कर्स को ऐसे ट्रिगर करना शुरू हो जाता है, कई कई बॉडी ऑर्गन्स पे और कई कई मॉलिक्यूल्स पे हमारी बॉडी के। एंड इसी की वजह से वो पोस्ट कोविड फेज, यानी 7 डेज के बाद, कायदे से जैसे बोला जाता है, अगर आपकी इम्यूनिटी सब कुछ ठीक ठाक भी है और अगर आपको पोस्ट कोविड फेज होने वाला है, फर्स्ट 7 डेज ही वो वायरस आते हैं, वो फर्स्ट 7 डेज वायरस आ करके निकल करके चले जाते हैं। अब क्या होता है, इसके बियॉन्ड, जब 7 डे के बाद, जैसे वो जो फर्स्ट 7 डेज में आपको खांसी, जुकाम, बुखार, हल्का सा हेडेक हल्का सा हो रहा है, जो आपको हमेशा ये लग रहा है कि ये तो रात में एसी चला लिया था या कूलर ऑन कर लिया था या आइसक्रीम खा लिया था, ये उसके वजह से, ये इट्स नथिंग बट दैट पर्टिकुलर कोविड फेज। हम जो रेमडेसिविर की कहानी सुनते हैं कि रेमडेसिविर हम स्टॉक अप करते हैं, वो उस पर्टिकुलर वायरस के फेज में ही काम करता है। वो उस चीज को स्टॉक अप करने का लॉजिक ही नहीं था जो ये ब्लैक मार्केट में जो बिक रहा था और ये सब चीजें हो रही थी। रेमडेसिविर का काम होता है उस वायरिनिया, यानी वायरस का लोड बढ़ने से रोकना। एंड इसके बाद अगर आप, जैसे होता है, ओवियस की बात है, हम लोग आई थिंक 90% जनता हमारी इंडिया में यही हो गया था कि हो सकता है खांसी जुकाम बुखार का फेज है, चला जाएगा, ठीक है। अब वो चला जाने वाले फेज में हमने वो जो क्रिटिकल टाइम अपना वेस्ट कर दिया, जो रेमडेसिविर का जो टाइम था वो वेस्ट हो गया। एंड उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट आया, ये जो हमने जो डी डाइमर और सीआरपी और ये सब चीजें जो आती हैं, ये सारी चीजें जो बनती हैं, ये इस पोस्ट कोविड फेज में बनता है। तो हमें उस चीज को कंट्रोल में ला करके रखना है। तो वो पार्ट उस स्टार्टिंग में ही फेज में हम लोग ट्रीट कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं, जब हमारा वायरस अटैक करता है, हमारे वायरस के अगेंस्ट जैसे इंटरफेरॉन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जैसे कुछ कुछ लोकल सैनिक मतलब तैयार रहते हैं। और इसके बाद आता है इंटरल्यूकिन 6, जो IL-6 करके आजकल जो सब लोग चल रहा है टेस्ट कराने के लिए, जो 1200-1400 रुपए की जो जांच जाती है। इंटरल्यूकिन 6 जो बनता है, ये ऐसी चीज होती है कि हर जगह आग लगाना शुरू कर देती है, नॉट जस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे लंग्स, सिर्फ ना लंग्स पे, नोज ना सिर्फ नोज पे, पूरी बॉडी पे। इसीलिए आप लोगों को जैसे फीवर है और कुछ जैसे सीवियर आप लोगों को लंग्स के कंजेशन और ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये क्या होता है, एक फाइब्रोनोजेन टाइप की एक चीज बनती है, जो कि अब डी डाइमर जो टेस्ट होता है ये पता चलता है, वो क्या बनाता है, क्लॉट्स के थक्के बनाना शुरू कर देता है अपनी लड़ाई को तगड़ा करने के लिए। क्लॉट्स के थक्के बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, आपके जितने खून होता है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से, क्योंकि वो किसी भी तरह वो वायरस को हटाने की कोशिश कर रहा है, खून का थक्के बनने शुरू हो जाए, और यही चीजें क्लॉट्स यानी स्ट्रोक, ये हार्ट अटैक, इन सब चीजों में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आप लोगों ने देखा ही है ये सारी चीजें जो कि न्यूज में आते हैं, कितने सारे एंकर्स हैं, कितने बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड नोन पीपल हैं जिन लोगों को दे हैव डिजीज बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी टॉपिक है जो हम लोग को ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि ये री इन्फ्लेमेशन, री इन्फेक्शन क्या ऐसे लोगों को हो रहा है क्या बार बार। तो बेसिकली आप लोगों को ये जानना जरूरी है, पोस्ट कोविड फेज यानी 7th डे के बाद अपनी बॉडी हम लोग को वापस हील होना शुरू कर देती है। इट विल टेक टाइम बेस्ड ऑन योर इम्यूनिटी, बेस्ड ऑन योर कोमॉर्बिडिटीज, यानी अगर आपके डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपको कभी रीसेंट एक्सीडेंट या कुछ ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, ये सारी अगर चीजें अगर हैं, डेफिनेटली वो हीलिंग टाइम आपका बढ़ जाता है। वही चीज है, एक चोट लग गई, अब उसका घाव को सूखना है, अब कितनी जल्दी सूखता है, उसके बाद उसकी क्या कोमॉर्बिडिटीज रह जाती हैं, ये एक पोस्ट कोविड फेज में कहलाता है। हो सकता है इस बीच में आप लोगों को कई बार इन्फेक्शन जैसा फीलिंग आती है, बिकॉज
वो जो आग छोड़ के गया है, जितने ये जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ये सॉरी ट्यूमर मार्कर्स कह रही हूँ, सॉरी, ये जो कोविड के मार्कर्स जो हैं, पैनल्स हैं, जो इंटरल्यूकिन 6 है, फिब्रिनोजेन है, डी डाइमर है, TNF अल्फा है, ये सारे टेस्ट, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे जो सेल्स होते हैं, व्हाट दे डू कि ये हर बॉडी में इन्फ्लेमेशन करा कर रखे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे वापस याद आना है कि भैया लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो चुका है, अब वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। इट विल टेक, कुछ लोगों को जैसे लगता है कि अनोस्मिया यानी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, कुछ लोगों को 3 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। आई नो अ पर्सन जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, अभी तक अनोस्मिया उसका ठीक नहीं हुआ है, यानी उसका लॉस ऑफ स्मेल अभी तक वापस नहीं आया है, ठीक नहीं हो पाया। इट कंप्लीटली डिपेंड्स उसकी इम्यूनिटी कैसी है। वी डू रिकमेंड कि हो सकता है उस बीच में उसको दूसरा वेरिएंट अटैक करके चला गया हो, कुछ पता नहीं, हो सकता है कुछ डिफरेंट इन्फेक्शन भी आ गया हो, अभी पता नहीं, ठीक है। तो री इन्फ्लेमेशन यही चीज हो जाती है एक तरीके से वापस। तो आप लोग कई बार सुनते होंगे कि कोविड होकर खत्म तो हो गया, लेकिन भैया मुझे अभी भी हल्का हल्का बुखार जैसा लगता है, या शाम को हल्का हल्का शरीर गर्म हो जाता है, या अभी भी सरदर्द मुझे हो रहा है। ये सारी चीजें इसमें ही होती हैं, ये सारे इन सब में, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी डिसफंक्शन, यानी ये जो हमारे जितने पैनल्स चीजें होती हैं, ये आपका टेम्परेचर, यानी ब्रेन में हमारा एक एरिया होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये इंटरल्यूकिन 6 और डिफरेंट अदर इंटरल्यूकिन जो होते हैं, ये आकर के इसको थोड़ा कम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं बॉडी को। आपको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, अभी भी कंजेशन हो रहा है पूरे टाइम, एंड आपको अभी भी वीकनेस हो रही है इन सब चीजों से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज सेल्स जो कि मतलब ट्रिगर हो चुके हैं। इसमें अगर जैसे इसका बस एक चीज होता है कि उनका जो फीवर अगर आप रिकॉर्ड अभी भी कर रहे हैं, डेफिनेटली पोस्ट कोविड केयर में यही चीज होती है कि आप अभी भी टेम्परेचर रेगुलेट करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, डेफिनेटली नॉट 4 आवरली, बट अगर एज पर योर कोमॉर्बिडिटीज आप लोग अपना टेस्ट करवाते रहिएगा, सैचुरेशन फिर भी देखते रहना। ऐसा नहीं होता कि कोरोना खत्म हो गया हम सैचुरेशन देखना बंद कर दिए, कुछ करिए, 12 आवरली ही चेक करिए, लेकिन अपना एक डायरी मेंटेन करके फिर भी रखे रहिए। एवरी अदर टाइम अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे अभी भी हेडेक टाइप का अगर हो रहा है, मुझे माइग्रेन अटैक आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये सब चीजें नोट डाउन करते रहिए पर डे का। एंड बिकॉज कोविड का होना इट्स नॉट द मतलब लोग कोविड से नहीं हो रहे हैं, वो पोस्ट कोविड से ही ज्यादा तकलीफ में जा रहे हैं कि वो पोस्ट कोविड झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी इतना तगड़ा उसके अगेंस्ट बनने की कोशिश कर रहा है कि उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा उसको अटैक क्या करना है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं चीजों को अब जैसे रिकरेंट इन्फ्लेमेशन है कि धीरे धीरे हमारा सारी चीजें अब ठीक हो गई हैं एक तरीके से, वापस ट्रिगर क्या कहते हैं, पैनल ठीक होने शुरू हो गए, फिर कुछ ट्रिगर आया, दूसरा वेरिएंट आया, फिर से उछल करके वापस अपना फिर अटैक करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी को। सेम चीजें होती है हमारी री इन्फेक्शन, यही सारी चीजें होती है वेरिएंट। इसी चीज को पोस्ट कोविड फेनोमेना भी कहा जाता है। अब लॉन्ग कोविड फेनोमेना किसको कहते हैं कि वही चीज को बोल रही हूँ जिसको मतलब अगर पोस्ट कोविड फेज को ठीक होने के बाद भी मतलब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या ये सब चीजें एक्स्ट्रा लग जा रही हैं, जो जिसको 6 मंथ्स के बियॉन्ड लग जा रहा है लॉस ऑफ स्मेल को वापस आने में, तो उसको पोस्ट कोविड फेनोमेना कहते हैं। अभी भी इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स थे जिसको अभी छेड़ने के लिए भी सर ने बोला था, तो मैं इसको भी लास्ट में टॉपिक छेड़ूंगी इस चीज को। वैक्सीन से अभी आप लोगों ने बताया है कि डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे आप लोगों को वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि आज के डेट में इट इज नॉट दिस वेव, जिसका अभी तो वेव तो हो करके अभी निकल गया जिस तरह से चला गया, बट अभी थर्ड वेव में जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि अभी नियोनेट्स यानी बेबीज या एडोलेसेंट्स को होना शुरू हो जाएगा। ये वेव अभी इस तरह से आएगी, अब आपके बच्चों को अटैक करेगा, अब आपके वो सारे लोगों को अटैक करेगा जिसको हम लोग जैसे इस वेव में, इससे पहले वाले वेव में क्या हो रहा था, जो नियोनेट्स को अगर हो भी रहा था, एकदम छोटे छोटे बच्चों को हो भी रहा था, वो 2 दिन से ज्यादा कोविड, पता नहीं फॉर सम रीजन कोविड आ रहा है 2 दिन के बाद चला जा रहा है वहां पे, एंड कुछ भी बेबी को पे कुछ भी असर नहीं कर रहा, फॉर दैट रीजन गॉड गिफ्टेड आई थिंक, बट इट इज अभी एक थ्योरेटिकल अभी सोचा गया है कि शायद थर्ड वेव में इट इज नॉट गोइंग टू स्पेयर द बच्चा। तो अभी हम लोगों को अपने तरफ को वैक्सीनेशन इसलिए अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने आप को बचाएंगे, अपने आप को वैक्सीनेट कर पाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बच्चे पे रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकती है।
तो हमें अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आपको वैक्सीनेशन इसीलिए कराना पड़ेगा, बिकॉज आज के डेट में जो वैक्सीनेशन हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन और ये सारे जितने भी टाइप के अभी हमारे पास आ रहे हैं, इट इज सेड कि उसको 2 से 3 महीने के गैप में दूसरा वैक्सीन लेना है, तभी उसकी एफिकेसी रेट बढ़ रही है। अब हमारे पास ले जाकर 3 या 4 महीने ही रह गए हैं सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने के, तो वाई शुड नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन, है ना। तो नेक्स्ट चीज, वही चीज बताई गई है कि हमें फिर भी वैक्सीन के बाद मास्क पहनना ही है, और आज के डेट में ये जो मास्क चल रहा है, अभी डबल मास्क की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी करनी है। वैक्सीन आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट वैक्सीन क्या एक तरीके से, अगर नहीं वैक्सीन बेसिकली हम लोग जो 2 बूस्टर डोज हम लोग लगवा रहे हैं एक तरीके से, फर्स्ट वैक्सीन जो होती है इसको एक प्राइमिंग कहा जाता है। प्राइमिंग एक तरीके से इंजेक्शन गया, शरीर को ट्रिगर मिला कि ये कुछ आया है, इसके अगेंस्ट हमें कुछ एंटीबॉडी बनाकर रखनी है। एंटीबॉडी हमने बनाकर रख ली, सेना हमने छोटी सी तैयार करके एक रख ली, सिक्योरिटी गार्ड्स हल्के से छोटे से रख। बूस्टर क्या होता है कि 1-2 महीने बाद हमने बूस्टर दोबारा इंजेक्शन लगाया, अब वो छोटे छोटे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, अब उन्होंने क्योंकि अब कहा कि अरे ये इनको तो मैंने देखा हुआ लग रहा है, ये वही गुंडे हैं, तो उनके अगेंस्ट और बड़ी आर्मी सेना तैयार कर लेता है, तो इसको बूस्टर कहा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अब जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में बड़ी चल रहा था कि 28 दिन में दूसरा सेकेंड डोज लगवाना है, और अब बोला जा रहा है कि 2 से 3 महीने बाद देना है। नाउ इट इज सेट बिकॉज कि इसी का ये बूस्टर 2 से 3 महीने बाद को अगर हम दे रहे हैं, तो उसका बूस्टिंग इफेक्ट यानी उसका जो एफिकेसी रेट आ रही है वो बढ़ के आ रही है, ठीक है। एंड ये चीज हमेशा बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से वैक्सीन एक तरीके से सीट बेल्ट है आपका, ये नहीं है कि भैया एक परमानेंट मतलब कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। सीट बेल्ट एज इन डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बट आप बच जाओगे। ये एक हम लोग के सर ने ट्रिगर की, जो के अग्रवाल सर है हमारे, जो इतने वेल रिस्पेक्टेड, जिनकी अभी डेथ हो गई रिसेंटली में, ही हैज सेड वेरी वेल अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो डेफिनेटली आई थिंक यू, अगर आप लोगों को टाइम मिलता है इनके डेफिनेटली यूट्यूब चैनल्स तो डेफिनेटली गो थ्रू हो पाइए, तो बहुत ही बढ़िया होगा। इनका दूसरी चीज ये भी बताया गया है, डेफिनेटली व्हाट्सएप रूमर्स जो आए थे, इनका कोई भी पीरियड्स और इनफर्टिलिटी से डेफिनेटली जो कहानियां चल रही थी कि पीरियड्स का प्लस माइनस से खराब हो जाएगा, नहीं लगाना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, अगर वैक्सीन लगाए तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं। प्लीज ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग अगर हो सके तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारे जो थोड़ा जो थोड़े बिट लेस एजुकेटेड लोग हैं, उनको डेफिनेटली ये सारी चीजें आप लोगों का एज अ रोटेरियंस आप लोग ऑलरेडी सबको पढ़ाते रहते हैं, बट ये चीजें डेफिनेटली समझाइए, बिकॉज गांव वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं हम लोग को। गांव में जा रहे हैं हम लोग, डंडे खा करके वापस आ रहे हैं, बिकॉज वो लोग वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे हैं किसी भी हालत में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स ऑफ ऑल काइंड, ऑल सीजनल फ्रूट्स इज वेरी वेल इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ वॉश होने चाहिए, सड़े नहीं होने चाहिए। मेंटल सपोर्ट इन द फॉर्म की देयर आर केसेस जिसमें बोला गया है कुछ कोविड्स में, देयर आर साइंस ऑफ डिप्रेशन दैट इज ऑन गोइंग, देयर आर साइंस की कॉग्निटिव फंक्शन खराब हो जाए। कॉग्निटिव फंक्शन एक तरीके से होता है जिनकी तो थिंकिंग पावर होती है, जैसे हम लोगों की जैसे एक थिंकिंग पावर है एक तरीके से, जो हम लोग मैनेज करते हैं एकदम 1 2 3 इसका ये करना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होते हैं वो थोड़े हैम्पर हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें पोस्ट कोविड फिनोमेना में हो रही हैं, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा मेंटल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के लिए। एंड पॉजिटिव थॉट्स उन लोगों के लिए डेफिनेटली जो हो करके निकल गए, जो हो करके उनके फैमिली मेंबर्स नहीं आ पाए, डेफिनेटली एक तरीका जो हम लोग को बताया जाता है कि हाउ टू फेस एंड हाउ टू इन्फॉर्म, कि अगर किसी के डिजीज होते हैं हाउ टू बी वेल अराउंड विद दीज पीपल। तो ये आई थिंक सर अभी बता सकेंगे इन सब चीजों के बारे में। नाउ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें बोला जाता है कि आज के डेट में कि ये पोस्ट कोविड के बाद बॉडी में रह क्या जा रहा है, ठीक है। अभी रीसेंट स्टडीज बताई गई है कि हम लोग मल्टीविटामिन तो बहुत मजे से खाए जा रहे हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज बहुत हो जा रही है, एंड हम लोग जितने मल्टीविटामिन खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, विटामिन डी उन सब में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विटामिन डी इन द फॉर्म ऑफ आप सनलाइट लेना है, आप सनलाइट लीजिए। विटामिन डी के सैचेट्स, टैबलेट जैसे आते हैं आप वो सब भी ले सकते हैं। उसके अलावा सर्टेन फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं और इनको ले सकते हैं, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें।
एंड बिकॉज ऑफ दिस विटामिन डी डेफिशिएंसी से एक्चुअली हमारा जो एक कंडीशन होता है फीमेल के हार्मोन्स में पीसीओएस टाइप की बीमारियां होती हैं, उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट्स विद पीसीओएस आर एट अ वेरी मच रिस्क ऑफ हैविंग कोविड। तो ये भी बोला गया है कि इन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, कोरोना क्या करता है कि ऑल दीज जो पैनल्स जो टेस्ट होते हैं ये स्पेशली 5 ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है पोस्ट कोविड। हार्ट है, हमारी आईज है, हमारा जीआई ट्रैक्ट है, उसके अलावा हमारी लिवर है, स्किन है। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। आंखें हमारी तो पर्दे हैं, अगर हमें आंखों में कुछ हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा। सेकेंड वेव का जो वेरिएंट इस बार कोरोना हुआ है, इस बार दो जगह तो बहुत अच्छे से अटैक किया है इसने, कंजंक्टिवाइटिस के फॉर्म में किया है और स्किन पे रैशेस के फॉर्म पे किया है। एंड ये वेरिएंट्स फॉर सम रीजन दे अटैक दीज 2 ऑर्गन्स, बट इट इज वेरी लकी फॉर अस क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे सामने विजिबल हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी इसको पकड़ा। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ट, जीआई ट्रैक्ट भी आपको पता ही है, एज अ फॉर्म ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें और ब्लोटिंग और पेट दर्द के नाम पे बहुत हो रहा था। तो इस बार इन लोगों ने इस तरह से पकड़ा। हार्ट, दिल पे अभी मायोकार्डाइटिस के व्यू में बहुत ज्यादा आ रहा है, वही सेम चीज है, उसकी थिकनिंग हो जा रही है या तो उसके ऊपर क्लॉट्स आ रहे हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, ये सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ दैट ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं। जब हम लोग रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्लो प्रोसेस विद द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट करते ही रहना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वही चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, अगर हार्ट डिजीज जैसे फीलिंग्स आ रही है, यानी अगर घबराहट हो रहा है, सांस अभी भी तेजी से जा रही है, मतलब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, चक्कर आ जा रहा है अचानक से, ठीक है, और अगर छाती धड़धड़ कर रही होती है, छाती में दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सीने पे पत्थर रख दिया है, ये सारी चीजों को लेकर के डेफिनेटली कंसल्ट करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बताया जा रहा है कि पैंक्रेटाइटिस, यानी एक हमारे पास एक अंग होता है शरीर में स्टमक के आसपास, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जा रहा है और ये बहुत ही सीरियस टाइप का होता है, ऐसे नोटेड है ये सारे स्टडीज। सो आई होप कि ये सारे ऑर्गन्स पे थोड़ा ध्यान हो पाए। बहुत ही टॉपिक अभी तो ये म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर, तो अगर अभी मैं शेयर करूं तो फिर आई थिंक इधर ही मैं शेयर कर लेती हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। देयर इज म्यूकरमाइकोसिस के बारे में आप लोगों ने तो आई थिंक एन नंबर ऑफ टाइम्स आई थिंक अब सुन लिया है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये ब्लैक फंगस क्या चीज है, क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ऑन द फैक्ट कि क्यों हुआ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों ने एक अम्ब्रेला ट्रीटमेंट, अम्ब्रेला यानी गवर्नमेंट से दिया गया या फिर नॉन डॉक्टर या फिर व्हाट्सएप डॉक्टरी से थोड़े जो एडवर्टाइज दवाइयां जो चली, यानी डेक्सामेथासोन है, एंड कंसल्टेशन नहीं हो पाया कुछ लोगों का। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड का मतलब ये है कि एज अ कोई भी ड्रग, कभी भी अगर किसी चीज को अगर हम लोग कम डोज में देते हैं उसका इफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा डोज में दिया तो वो एक पॉइजन कहला जाएगा। हमारा काम होता है इस चीज को बैलेंस आउट करना। वन ऑफ द वेरी अमेजिंग दवाई जो कि इस बार कोविड को हमें बचा पाई थी वो डेक्सामेथासोन यानी स्टेरॉइड था। स्टेरॉइड का काम था ये जो पोस्ट कोविड वॉर, ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ था उस चीज को हमें सप्रेस किया। डेक्सा के लिए एक ऐसी दवाई थी जो अमेजिंगली, उसके बाद जो टोकेलिजुमाब था उसने भी काम किया, लेकिन डेक्सा अमेजिंगली इतने सस्ते दाम पे उसने बहुत काम किया था। बट फॉर द फैक्ट कि उसने एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर लिया, उसने सारी इम्यूनिटी हमारी खत्म कर डाली। इम्यूनिटी खत्म कर डाली एज एन हम एक HIV ग्रसित पेशेंट जैसे हो गए एक तरीके से। हमारे सांस लेने से लेकर, हमारे खाने से लेकर के, हमारे कहीं टहलने चलने के हिसाब से जो भी आसपास हमारा इन्फेक्शन घूम रहा था, पनप रहा था, हमारे अंदर घुसे चले जा रहा था। हमें कोई आइडिया नहीं था और हम ये डेक्सा लेते चले गए। डोजेस बहुत ही लिमिटेड थे डेक्सा के। सर्टेन पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी सीवियरली डायबिटिक थे, स्पेशली जिनका HbA1c 8.5-9 के आसपास था, पेशेंट्स जो कि ICU में बहुत दिनों तक, हफ्तों तक के पड़े रह गए,
आपके आसपास जितने भी लोग थे उन लोगों को डेफिनेटली बोलना है ये सारे साइन सिम्टम्स। तो आई थिंक आई कैन शो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं, आई कैन शेयर ऑल्सो। अगर ये सारी चीजें हैं कि कोई अगर आपके आईसीयू में स्टे में रहा है, हॉस्पिटल स्टे में लंबे समय के लिए रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि ये हो सकता है। फंगस इज नथिंग बेसिकली बट एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स फॉर्म में आता है। एक बहुत ही छोटा स्पोर होता है जो कि हमें डेफिनेटली नहीं दिखेगा। आप जैसे ब्रेड को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं फंगस कैसे बनता है वहीं पर, क्योंकि एक मॉइस्ट एरिया है। सेम चीज हमारे नेजल सेप्टम में यहाँ पे गड्ढे गड्ढे होते हैं जहाँ पे हमारा जो कहते हैं स्पूटम निकल रहा होता है, जो हमारे नेजल का वो जो हमारे होते हैं एक तरीके से एक्सपेक्टोरेशंस होते हैं, वो सब निकलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा होता है, ये हमारे प्रोटेक्टिव एरिया होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं फ्रंटल क्या कहते हैं, और 4 हमारे साइनसेस होते हैं। तो साइनोसाइटिस कॉज करता है कई बार नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन होता है। व्हाट इट डज कि म्यूकर हमारे नोज से, हमारे कान से, हमारे आंख से कहीं से भी एंट्री करके यहाँ बैठ जाता है। इट इज अ हाईली इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म। अगर उसको एक जगह बैठने को मिल गया, उसको खाना पानी मिलना शुरू हो गया, वो वहीं पर बैठ जाएगा और वहीं पर बैठ करके पनपना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वो हड्डियों को काट काट के निकालना शुरू कर देता है एंड खाना शुरू कर देता है एक तरीके से, विच इज वेरी डेंजरस। व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम द म्यूकर कि अपनी जगह तो अगर बैठे तो बैठे, हम लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें ना करें, राइट। वी डू नॉट वांट, हमारे अंदर भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी में होते हैं, लेकिन वो एक हेल्पफुल बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारा खाना पचाता है, जो हमारे बाकी सारे इन्फेक्शंस के से दूर रखता है। बट व्हाट दिस पैथोजन डज इज कि ये सारी चीजें हमारी इन्वेडिंग और ये सारी चीजें हमारी बर्बाद कर रहा होता है। इसका कंसेप्ट यही बताया गया है कई बार कि प्रिवेंशन कैसे करना है, कि इन सब चीजों को लेकर के कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डैम्पनेस। आज की डेट में जो ह्यूमिडिटी है, आप अभी देखते होंगे, अगर पुराने घर देखते हैं, जैसे हम अपने बेचू में भी देख सकते हैं, यहाँ तो अभी साफ हो गया फॉर सम रीजन, बट यहाँ पे भी यही सब चीजें थे कि हर एसी के नीचे सीलन लगती है, वहां पे हल्का सा ब्लैक हल्का सा चिपका रहता है। दिस इज नथिंग बट दैट ब्लैक फंगस। हम लोग जो ऑक्सीजन में पाइपलाइन भी मास्क लगा कर देते हैं, आई डोंट नो कब क्लीनिंग होती है, बट दैट इज नथिंग बट ब्लैक फंगस। अभी हमारे एमएस सर आए थे अभी रिसेंटली में, सारा इंस्पेक्शन कर गए हैं, सारा स्वैब लेकर के गए हैं, हम लोग को बहुत डांट के गए हैं, और सैंपल अभी अवेटेड है, बट दे आर सस्पेक्टिंग कि हमारे यहाँ खुद ही आसपास बहुत सारा ब्लैक फंगस है। सो लेट्स बी वेरी श्योर कि एक एक कोना हमारे घर का, कोई भी एरिया, हमारे मास्क अगर गीले हैं आयरन करके रखिए, उसको डबल आयरनिंग करिए। गर्म अगर है, सूखा है, ड्राई एरिया, कूलर है, कूलर को हर हफ्ते अगर साफ कर सकते हैं तो बढ़िया है। एसी डेफिनेटली अगर साफ कर सकते हैं बढ़िया है। दूसरी चीज है कि कहीं भी अगर आसपास आप देख रहे हैं कि कोई अगर डिमोलिशिंग बिल्डिंग अगर हो रही है, वहां से दूर भागे, क्योंकि वहां के जो स्पोर्स होते हैं वो तुरंत सबसे पहले भागते हैं इधर उधर। तो ये सारी चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, लिफ्ट है, कोने में अगर आप स्टेयर केसेस में जा रहे हैं, वहां पे बाथरूम में, आपको पता ही है पब्लिक बाथरूम में या फिर इवन अपने बाथरूम में कुछ कुछ कोने में कहीं एक हल्के से कुछ काले ऐसे फंगस पड़े होंगे या कुछ भी कलर के होंगे, भागिए बस वहां से। सो व्हाट आई वांट टू शो यू कि ये ब्लैक फंगस दिखता कैसे है बॉडी में। एक्चुअली मेरी मामी को भी अभी रिसेंटली म्यूकोरमाइकोसिस, शी इज सफरिंग एंड अभी लखनऊ में है एंड वी आर ट्रीटिंग हर। तो बेसिकली हाँ, हम लोगों को यही होता है कि अगर आप लोगों को जैसे हेडेक हो रहा है, अगर आप लोगों को नेजल स्टफीनेस हो रही है, आंख से पानी जा रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, गिल्टी बन रही है, दांत में दर्द कर रहा है, और ये सारी चीजें जैसे कान में दर्द कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं ऐसे, अगर फीवर के साथ, फीवर नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोविड आपको हो चुका है, नहीं भी हुआ है कोई मतलब नहीं, डायबिटिक अगर है, अगर आपके पास ये सारी दवाइयां जा चुकी हैं, आईसीयू स्टेज है, सोचना नहीं है, आइए पहले ईएनटी, ऑफ्थैल या जो भी डिपार्टमेंट का आपका वो अफेक्टेड है, आकर के मिलिए। सर ने अभी सुबह भी सर ने पूछा था कि आगे
उसको कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। सो कई लोग जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं कि MRI कराइए। व्हाट हैपेंड विद मेरी मामी, मैं अपनी मामी को बता रही हूँ कि उनको भी मैंडिबुलर यहाँ पे स्वेलिंग होने लग गई थी बहुत ज्यादा, और हम लोगों को पूरे टाइम लग रहा था ये डेंटल इश्यूज हैं, एंड बिकॉज अदरवाइज शी वाज फाइन। 1 मंथ हो गए थे, पूरा 2 महीना हो चुका था कोविड खत्म हुए उनको, एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। उनको बस यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है। तो हम लोगों ने MRI करवाया, MRI नॉर्मल आया, बस हल्का सा साइनोसाइटिस आया। तो ENT सर्जन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, एंडोस्कोपी यानी दूरबीन में डाल करके एक बार देखते हैं अंदर कैविटी में क्या है। अंदर कैविटी में देख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल, पिंक पेल कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है। फिर भी लकली वहां पे उन लोगों ने स्क्रेपिंग ले ली। स्क्रेपिंग जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे हम लोग अभी कोविड के टाइम पे वो सब किए थे, नेजोफेरेंजियल स्वैब लिए थे, सेम चीज अंदर जाकर कैविटी में हम लोग नेजोफेरेंजियल वहां के भी स्वैब ले लिया जाता है। और या फिर अगर उनको कुछ काला काला लग रहा था या फिर वहां पे पेल पेल लग रहा था, तो उन्होंने वहां से भी सैंपल ले लिया था, उसको हटा लिया था। उसका काम होता है कि हम लोग वहां का एरिया को हटा दें। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सर्जरी के बाद ही जो आजकल एम्फोटेरेसिन बी का भी जो सो कॉल्ड अभी नया स्टॉक की डेफिसिट चल रही है, इट इज दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट विच इज हाईली टॉक्सिक ड्रग। वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स ये होने से। दिस इज वेरी स्मॉल स्पोर, जैसे उसका पार्ट है, और वो बहुत ही माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग देख पाओ। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में जाने, ताकि आप लोग इन सब चीजों से अवेयरनेस रख पाए, एंड फिर बाकी आसपास के लोगों को भी बचा पाए। दीज आर द कंप्लीट टीम जिसकी लगती है और होने के लिए, एंड देयर आर वेरी लेस ENT स्पेशलिस्ट, वेरी लेस मतलब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जो कि इन सब चीजों को डील कर रहे हैं। सो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। आज के डेट में अभी यहाँ पे DHO में भी हो रहा है, लखनऊ में KGMU SGPGI जैसी जगह पे ही हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इश्यूज ये हो जा रहे हैं। सो मोटा मोटी दिस इज द म्यूकोरमाइकोसिस वाला सिचुएशन। What next topic was कि डाइट में क्या रखना है। So डाइट के लिए what we have suggested and what I think everybody has suggested, इसके लिए I think मुझे हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि बिटर एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जो होते हैं, बिटर जितने भी कड़वे खाने होते हैं, दैट इज अपेरेंटली बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे करेला है हमारा, जैसे कि हमारे जो बच्चों को नहीं पसंद है, आई वोंट से, बट हाँ डेफिनेटली जंक फूड्स नहीं। एंड ये सारे फल हैं, ये सारे हरे सब्जियां हैं, परवल है, एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर वेरी हेल्पफुल apparently because it has got a very good amount of antioxidants and minerals and zinc related foods that is going to help and boost your immunity further on। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बताया है कि एंटी शुगर रखना है अपने आप को। एंटी शुगर मतलब चीनी बंद। चीनी बंद का क्यों? ये चीनी क्या होता है, एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है। ओके, एंड आज की डेट में अगर आप, इन्फ्लेमेटरी होता है, एजिंग सब्सटेंस होता है। आप जितना चीनी खाओगे बुढ़ापा भी जल्दी आएगा, और आपकी जितनी भी चीजें हैं शरीर में उस पर जल्दी सड़ना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो चीजें आपके बुढ़ापे 60 इयर्स में आने वाला है, वो 30-40 इयर्स में भी आने लगता है। आई नो इट इज वेरी इशू है, चीनी कम तो हो नहीं पाता है, बट इट्स वर्थ ट्राइंग। ठीक है, दूसरी चीज है कि सब लोग ने बोला कि भाई जिंक रिलेटेड दवाइयां खाओ, जिंक रिलेटेड दवाइयां खाओ। आई वुड से कि जो चीजों की कमी है पहले उसको ठीक करो। देयर आर मेनी पीपल हु आर हैविंग हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है कुछ लोगों का, तो आप पहले आयरन डेफिशिएंसी वाली चीजें हैं उनको कवर अप करो। जिंक को तो आप करते रह जाओगे, उसको तो ठीक कर लोगे। एंड डेफिनेटली जिंक व्हाट डज इट डज इज कि आपका म्यूकोसा आपका हेल्दी रखता है, तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। एंड डाइट, डेफिनेटली व्हाट आई से कि डाइट जो कि डिपेंड करता है, जो कि कोविड ने डिफेक्ट करके आपको छोड़ा है। बैड एडिक्शंस हटाइए, और जो खाना आपको पच सके, डेफिनेटली नेक्स्ट डे पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे, बट जो खाना आपको पच सके वो चीजों में जाना है। नेक्स्ट चीजें हम लोग बोलते हैं, डेफिनेटली प्लाज्मा डोनर के बारे में बताएंगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओके, आई विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ, DRDO वाला जो टॉपिक है,
अभी आज के डेट में ये चीजें बहुत चल रही हैं कि व्हाट टू डू अबाउट द DRDO वाला सिचुएशन, कि ये DRDO से जो D2G वाली दवाइयां जो आई हैं ये निकली क्या है बेसिकली, एंड व्हाट इट्स गोइंग टू डू. So what I have been going through and I have been studying this drug, I will share you the FDA is our US Food Drug and Administration, and उसके हिसाब से इनके हिसाब से भी, एंड जो इन्होंने एक साइंस द वायर करके एक मैगजीन होती है, उन्होंने जो अभी इसके बारे में DRDO ने जो D2G निकाला है, अपार्ट फ्रॉम द बैक अभी करंट आर्टिकल्स इसके बारे में उतने ज्यादा नहीं निकले हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, बट व्हाट इट डज इज कि ये रेप्लिकेशंस जो हो रहे हैं कोविड के उसको कम कर रहा है. नाउ ये बोल रहे हैं कि इनके मतलब स्टडीज हैं बहुत अच्छे, बट आज के डेट में आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट, आई वुड नॉट कमेंट अपॉन इट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा या गवर्नमेंट की तरफ देना शुरू कर देंगे, again because of the giant Dr. Reddy Laboratory Association, apart from the fact कि ये 1956 से ट्रायल दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक it hasn't been approved for any other diseases. इसका बेसिक फंडा क्या है we still do not know. So I would not say, I would not comment upon this. Definitely अगर इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स ढंग से निकल आ जाते हैं, well and good. अभी तक के तो ये भी बोल दिया गया है कि US FDA वालों ने तो अभी तक के ओवर 90 ड्रग्स अगस्त 2020 में अप्रूव करवाए गए थे. दैट इंक्लूड्स हमारे जितने अम्ब्रेला, सो कॉल्ड अम्ब्रेला दवाइयां, आइवरमेक्टिन खा लो, क्लोरोक्विन खा लो, डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, एजिथ्रोमाइसिन खा लो, बट नन हैव बीन फाउंड टू हैव अ मीनिंगफुल इफेक्ट इन कोविड-19. सो आई वुड स्ट्रॉन्गली एडवाइस कि ये अम्ब्रेला दवाइयां जो हैं इनको खाने का जो कंसेप्ट है इसको पहले हम समझें, सो दैट वी रीच एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो हमारे ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस पहुंच चुके हैं. आज के डेट में एज ऑफ लास्ट मंथ दे हैव सेड कि आज के डेट में हमें उनको मास्क की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड वी वुड लाइक टू सी एवरीवन्स फेस इन रियलिटी. अब हम थक गए मास्क के पीछे, हम थक गए हैं लिपस्टिक ना लगा के. सो आई वुड लाइक टू से कि मतलब आई वांट टू सी कि भाई अब दुनिया अगर उसके तरफ से देख सके, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो उन लोगों ने किया, मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशंस दैट दे हैड अ बेटर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी व्हाट वी हैड. हमारे पास उतनी नहीं थी, हम लोगों को सितंबर को वापस ओपन कर देना पड़ा था, जबकि उन लोगों ने अप टिल फरवरी तक के क्लोज करके रखा था सब कुछ. दे मेड श्योर कि उन्होंने पूरी अपनी वैक्सीन कवरेज खत्म करवा ली, एंड देन ओनली जब लास्ट इंसान जब कोविड से एज ऑफ आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वहां के एक कौन सा सिटी है वहां से लास्ट कोविड पेशेंट वहां से डिस्चार्ज हुआ है ऑल ओवर यूएस का. सो इट बेसिकली गिव्स अ वेरी बिग फीट, एंड व्हाट वी हैव राइट नाउ इज पैची एरियाज ऑफ वैक्सीनेशंस. आज की डेट में हमारे डॉक्टर्स को भी ऑलरेडी they have only received 60% of them have only received the vaccinations. 40% लोगों ने अभी तक लिया ही नहीं है. And what it says कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स ने ही अगर नहीं लिया है तो हम बाकी अपने नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में हम क्या कमेंट अपॉन कर सकते हैं. देयर आर गांव, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग अबाउट दैट, कि मेरे यहाँ जितने सिस्टर्स लोग थे हम लोग ने खुद वैक्सीन के लिए हम लोग उनके गांव में गए हैं और हम लोग को डंडे मार करके भगाया गया लिटरली, कि आप लोग अब वैक्सीन लेकर के आएंगे, हम लोग नापुंसक हो जाएंगे, आप लोग यहाँ से भागिए यहाँ से. सो हाउ कैन वी स्टेट द फैक्ट कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गौमूत्र है, आई वुड नॉट कमेंट क्योंकि आई स्टिल डोंट नो, हो सकता है आई स्टिल डोंट नो, बट देयर इज एक स्ट्रीमलाइन स्टडी होनी चाहिए, एक स्ट्रीमलाइन सारी चीजें होनी चाहिए. हो सकता है डेफिनेटली आयुर्वेदिक दवाइयां ट्रीटमेंट हो सकती हैं, लेकिन बैड माउथिंग ईच अदर इज नॉट द ट्रीटमेंट. किसी एक को एक चीज पे भरोसा रहे तब तो चलता है. अब वही चीज हो गई, अब 100 भगवान तैयार हो चुके हैं, दे डोंट नो कि अभी किस पे तैयार करना है. सो वी हैव टू रीजन आउट अभी आज के डेट में, एंड आई थिंक इज दिस थर्ड वेव से पहले ये सब चीजें कर लें तो ये ज्यादा जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट आई विल जस्ट गो ऑन कि और क्या क्या बचा हुआ था. सो प्रयोग कर रहे हैं. So there was back in 13 September 2020, they released a set of
treatment post COVID follow up protocol, and I went through, and it was all Ayush medicines that were supposed to be taking care. So they did mention about certain good मतलब meditation कैसे करना है, breathing exercises कैसे करने हैं, and कैसे आप लोगों को socialize करना शुरू करना है, कब करना है. So they have mentioned it, and I think that is good, but I think थोड़ा और इन लोगों को थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करना होगा. मेदांता वालों ने अभी रिसेंटली एक पोस्ट कोविड का पूरा एक पीडीएफ तैयार किया है, ईच एंड एवरी एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं एंड कैसे आप लोगों को रिकवर करना है इन सब चीजों से. सो आई विल डेफिनेटली ये चीजें शेयर करूंगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं आप लोगों को एवरीडे, प्राणायाम कैसे करना है, कैसे कैसे चलना टहलना, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा खाना खाना है. सो दे हैव मेंशन्ड इट इन डिटेल. सो आई होप कि आप लोग इसमें अगर गो थ्रू हो पाओगे तो आई थिंक इट विल डू जजमेंट टू एवरीबडी, मतलब सबको मतलब हेल्प आउट हो जाएगा इन सब चीजों के. डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें अगर गड़बड़ हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है. नाउ व्हाट डॉक्टर के अग्रवाल लोगों ने सर अगर आप जानते हो तो उन्होंने भी एक 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए बोला था. 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक एरिया से लेकर के आपको लमसम 600 मीटर वॉक टेस्ट. सो 600 मीटर वॉक टेस्ट इज कुछ नहीं, अपने घर से लेकर के एक पॉइंट से लेकर के कुछ चक्कर काट करके 600 मीटर का एक एग्जिट पॉइंट टारगेट रखना है एंड एवरी डे उतना चलना है. ठीक है. सो व्हाट यू डू इज, अगर आपको एवरी डे आप उतना चल रहे हैं, एक हफ्ते बाद अगर ऐसा लग रहा है कि आप 600 मीटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, आज मैंने बस 550 मीटर चल पाया, तो आपको इससे पता चल रहा है आपकी लंग कैपेसिटी थोड़ी चलने की कम हो रही है. नोट डाउन कर लीजिए उस चीज को. नेक्स्ट टाइम आप चले 400 मीटर ही चल पाए, नाउ इट इज शोइंग कि आपका थोड़ा चलने की कैपेसिटी मे बी बिकॉज ऑफ योर फिजिकल वीकनेस, या तो हो सकता है आपके लंग की एक्सपेंशन पावर थोड़ी कम हो रही है. जो होता है कई लोग बोलते हैं मैं एक बार और सीटी स्कैन करा लूं, 2 बार और करा लूं. नहीं, जरूरत ही नहीं है. आप इसी से पता चल सकता है कि आपको क्या कंडीशन होने वाली है, एंड ये चीज आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगी. सीटी अपना जब होगा, देयर आर ओनली 3-4 कंडीशन जब आपको सीटी करवाना पड़ता है, वो आपको खुद ही आपके कंसल्टेंट आपको खुद ही बताएंगे. जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, इन सब चीजों में ये सारी चीजें होती हैं. तो प्लीज हर एक में आप लोग सब कुछ टेस्ट मत करवा लीजिएगा. किसी के पास इतनी इकोनॉमी नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोग इतना गो फॉर एवरीथिंग वाला सिचुएशन नहीं है. इन फ्यूज अभी रिसेंटली में क्लिनिकल मैनेजमेंट एक कोविड-19 का निकला था, ये तो बहुत पुराना है, पिछले साल का है, जिसमें ये क्लोरोक्विन और ये सब चीजों का निकला था. इसमें भी सेम चीजें थी कि इन्होंने वो बताया था कि पोस्ट कोविड का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, ये डीआरडीओ वाला जो था, एक वीडियो में अभी वही देख रही थी. सो व्हाट दे आर सेइंग कि हर जगह दे आर मेंशनिंग द ओनली फैक्ट कि ये इट इज अ न्यू ड्रग, इट इज गोइंग टू ट्रीट इट. हाउ इट्स गोइंग टू ट्रीट इट, वी हैव नो आइडिया. सो अगेन आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दिस थिंग. हर जगह बन रहा है, स्टडीज हो रही हैं, हो जाती हैं, वेल एंड गुड. नहीं हो पाती हैं, आप लोग समझ ही पाओगे. उसके अलावा उसके अलावा ये भी था कि हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स जो लोग ने थर्ड कोविड वेव के बारे में बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इट ऑल कंप्लीटली हिट्स द फैक्ट कि आपको वही वैक्सीनेशन सबको अपना अपना करवाना है, बच्चों को लेकर के अपनी तैयारी सब कुछ करवा कर रखनी है, मास्क कभी भी पहनते रहना है, और कुछ भी नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट, वी एवरीबडी, वी आर स्टिल क्लूलेस कि क्या करना है अभी पहले, क्योंकि ये कोविड का फेज अभी खत्म नहीं हुआ. कोविड-19 प्लाज्मा डोनर. नाउ व्हाट ये प्लाज्मा डोनर ये हो क्या रहा है, कौन दे सकता है? डेफिनेटली पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, उनका देने का लॉजिक नहीं है. प्लाज्मा का लॉजिक ये है कि जब हम एक्टिवली एक कोविड इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बनता है और हमारे अंदर वो जो लड़ाई बन करके जो एंटीबॉडीज हल्के थोड़े समय के लिए जो बनते हैं, वो अगर हम डोनेट कर दें तो ये एक तरीके से एक दूसरा क्या कहते हैं, एक छोटी सी सेना तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग कभी किसी और को अगर देंगे तो वो एक हेल्पफुल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सेना पकड़ा रहे हैं. इट्स लाइक किसी कंट्री को हम सपोर्ट देने जा रहे हैं अपनी आर्मी फोर्स एंड एवरीबडी से. ठीक है. सो इट इज दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अगर आप उससे अगर दे पाते हो, वेल एंड गुड. आप लोगों को कब देना है इसका भी मैं पेपर आपको भेज दूंगी, कब दे सकते हो कब नहीं दे सकते हो, इन सब चीजों का.
apart from that, I will come to the topic of vaccination, because vaccination is something ki, just a second, I'll just now open and then show. So now everybody wants to know ये vaccination का situation क्या है, वैक्सीनेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, और वैक्सीनेशन कितने टाइप का है, ये अभी भी डर नहीं खत्म, हाउ टू ट्रीट दिस वैक्सीनेशन, हाउ टू कौन सा वैक्सीनेशन हम लगवाएं, कौन सा नहीं लगवाएं. फॉर सम रीजन आई थिंक पीपल आर स्टिल नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड बिकॉज ऑफ दिस. व्हाट आई कैन टेल यू, लिटरली 100 से ज्यादा वैक्सीन अभी तैयार हैं, सबके अलग अलग कंसेप्ट से चल रही हैं. हाँ, डेफिनेटली लीडिंग फाइजर एंड मॉडर्ना एंड एवरीथिंग चल रहा है. क्या कंसेप्ट है इन सब चीजों का? नाउ वैक्सीन्स को 4-5 तरीके से बनाया जाता है. एक तरीके से या तो हम, जैसे आपको विंडो दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है. थैंक यू. सो व्हाट दिस वैक्सीन का अप्रोच होता है कि हम लोग या तो कुछ जो पर्टिकुलर दैट वायरस जो होता है, हम एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. नाउ दिस इज व्हाट कोरोना लुक्स लाइक. इसकी एक अंदर एक mRNA होता है, RNA, जो कि हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है. इसके अंदर की ये बॉडी होती है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वाई शेप, ये है हमारा एम स्पाइक प्रोटीन, जिसके बारे में बड़ा फेमस चल रहा है आज की डेट में. एंटीबॉडी उसका टाइटर चेक करते हैं उससे. तो हमारी जो वैक्सीन होती हैं, ये इन सब चीजों से बनती है. या तो हम पूरा वैक्सीन, ये वायरस उठा करके डाल दें, और हम इंतजार करें कि इसका ऑब्वियसली एक छोटे डोज में हम डालकर वेट करें, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनेगी किसी और के बॉडी में, नॉट ह्यूमंस, किसी एनिमल के अंदर डाल देंगे, उसके अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडीज बनेंगी हम वो उठा करके डाल देंगे. दूसरा चीज है, हम इसको उठा करके क्या करेंगे कि जो अंदर का पार्ट है उसको हम कैंसल आउट कर देंगे, उसके पूरे इफेक्ट को, ठीक है, एंड इनएक्टिवेट कर देंगे, एंड ओनली एम स्पाइक प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए. थर्ड थिंग है कि इसके अगेंस्ट बनाए ये mRNA, और ये बाकी सबको हम इनएक्टिवेट कर रहे हैं. दूसरा एक तरीका होता है, इसी का जो वर्जन बनता है, तो अगर हम पूरी बॉडी के अगेंस्ट बनाते हैं तो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, वायरल वेक्टर होता है. मैंने एक वीडियो लकली ढूंढ लिया है, तो आई थिंक दैट मे हेल्प. सो आई विल जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि कैसा दिखता है. ओ माय गॉड, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे आप लोगों को दिख रहा है ये कोविड कोरोना कैसे दिख रहा है, ठीक है. अब उसका पॉइंट होता है कि हम कैसे कैसे इसके अगेंस्ट बना सकते हैं. आपको ये एम स्पाइक प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ठीक है. तो एम स्पाइक प्रोटीन्स का क्या इशू है कि हम अब जब बनाएंगे, इसका इशू ये होता है कि जब हम एंटीबॉडीज यानी जो हम लड़ने की क्षमता बनाते हैं वो इसके अगेंस्ट हम हमेशा बनाते हैं. तो हम कभी भी ये बॉडी, अगर जैसे होल वायरस वैक्सीन होती है, होल वायरस वैक्सीन है कि हमने पूरी उठा करके वायरस एक अंदर डाल दिया, अब हम इसके अगेंस्ट वेट करेंगे, इनएक्टिवेटेड यानी उसका जो उसको मार करके, उसको एक तरीके से डाल करके ये एक सेल के अंदर हम भेज देते हैं. अब ये सेल के अंदर भेजते हैं तो अब इसके अगेंस्ट ये सारी जो छोटे छोटे एंटीबॉडीज दिख रहे हैं, इसने पकड़ लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, धीरे धीरे इसके अंदर आकर के एम स्पाइक प्रोटीन पे चिपक जाते हैं. अब ये एम स्पाइक प्रोटीन पे चिपक गए और ये एक बैठ करके सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है. ह्यूमन सेल के अंदर घुसने से इसको रोकेगा. अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, ये जो छोटी छोटी बन रही हैं इसके अगेंस्ट ये बड़ी बड़ी एंटीबॉडीज, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लिया इसको कि अच्छा अब मुझे इसके अगेंस्ट सारी एंटीबॉडीज बनानी है. आसपास के जितने भी हमारे WBC, हमारे जितने भी वो सब वर्कर्स हैं, सेना है, हम उन सबको कहानी बता देते हैं, ये ऐसा दिखता है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आएगा तो इस पर अटैक करना है. तो हम लोग एक तरीके से इसके एक वन ऑफ द रीजंस ये होते हैं करने के. दूसरा होता है कि हम जब बनाते हैं दूसरी वैक्सीन जो बनाते हैं, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होती है. प्रोटीन सब यूनिट होती है यानी इसको हम अंदर का पार्ट को मार दिया, ये जो अब अपनी एम स्पाइक प्रोटीन है ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है. अब इसको हमने तोड़ करके एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं,
और इसके साथ एक क्या कह सकते हैं, एक एटेन्यूएटेड क्या कहते हैं एडजुवेंट दिया जाता है। एडजुवेंट मतलब इसको एक सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, तो ये ज्यादा एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट चिपक नहीं पाती, तो वीक इम्यूनिटी बनती है। तो ये एक वैक्सीन जो बनेगी इसकी एफिकेसी थोड़ी पुअर टाइप की बनती है, तो इसके अगेंस्ट ज्यादा बन नहीं पाती, और इसके लिए इसको बूस्टर डोज हम लोगों को हमेशा इसके लिए देना पड़ जाता है समय समय पे। ये एडजुवेंट इसके साथ दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम होता है कि जो नेक्स्ट वैक्सीन होती हैं, एक होता है कि कहाँ गया, एक होता है कि हमने इस mRNA की कोटिंग, जो ये मॉडर्ना फाइजर होती है, ये सारी चीजें होती है कि mRNA जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक चुपके से बनाया जाता है, इसको सेल में, ह्यूमन सेल में बदल दिया जाता है। अब ये सेल क्या करता है, अब जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, अपनी जैसी कॉपी बनाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो सेल तो है नहीं, वो वायरस तो है नहीं, वो तो ह्यूमन सेल है। तो इसने एक स्पाइक प्रोटीन बनाई तो, लेकिन बिना जहर के, और एक सेल में बना लिया। अब वो सेल के अगेंस्ट ढेर सारी एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, और इसने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, उसका पॉइजन भी नहीं बना, और एक तरीके से ये एफिकेशियस भी हो गया। दूसरा होता है जो कि वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है, जो हमारी कोविशील्ड है। वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है कि हमने इसी mRNA को उठा करके एक दूसरे वायरस में, एक सड़ा हुआ सा आलतू फालतू वायरस था, उसके अंदर हम डाल देते हैं। अब वो चीज को उठा करके हम सेल में डाल देते हैं। सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। इज द ओनली थिंग कि अब क्या होता है, बस इशू ये क्या हो जाता है, ये जो वायरस है छोटू मोटू, ये इसका इफेक्ट रहता है इस बॉडी पे। जो आप लोगों को लगता है कई बार जो फीवर हो रहा है, हल्का सा बुखार है, सर दर्द हो रहा है, ये सब चीजें, ये उस एडिनो वायरस की कहानी चल रही है, क्योंकि वो भी आएगा। हम कहें कि हम अकेले थोड़े ना, हम भी तो खेलने आए हैं, तो ये भी अब थोड़ा बहुत आता है, अपना गेम खेलने आता है। दूसरी चीज है, ये जो टेस्ट, ये अलग वैक्सीन जो होती हैं, ये भी mRNA न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जो होती हैं। हाँ, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन वही हुआ, mRNA निकला, DNA वैक्सीन जो भी होती है, ये सारी चीजें आएंगी, सेल्स में एंटीजन बनाएंगी, वही चीजें जो पुरानी कहानी थी, बना करके अटैच करके अंदर घुस गई, और वहीं पर के आ करके उसके अगेंस्ट जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा। अब उसके अगेंस्ट फिर से एंटीबॉडी बनाई जाएगी, एंड वो फिर से लड़ाई करके तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द सेम कंसेप्ट ऑफ एंटीबॉडी। नाउ व्हाट वी से कि हमारी इंडियन कहानी क्या है, हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, कि कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड, जो हमारी सबसे पहली वाली थी, हमने पूरी बॉडी को इनएक्टिवेट करके, सुला करके हमने भेज दिया था। दूसरी चीज है वायरल वेक्टर, जो हमने बोला था किसी और के वायरस के अंदर घुसा करके इसको डाल दी जाती है। सो कोविशील्ड इज दैट। बोला जाता है इसकी एफिकेसी 70.4% हो जाती है। एंड जो हमारा सीईओ है हमारा भारत सीरम का, उसने ये भी बोला है कि 2.5 से 3 महीने के गैप में अगर तुम देते हो तो इसकी एफिकेसी ओवर 90% हो जाती है। इज द ओनली रीजन वाई कि आज के डेट में इसका अभी जो पीरियड है उसको भी चेंज करके 2.5 से 3 महीने कर दिया गया है। और ये रहे पुराने जो हमारे जो चल रही हैं, जो कुछ आउटडेटेड है, जैसे एस्ट्राजेनेका है, अब बंद कर दी गई है, बिकॉज थोड़ा इसका थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी क्लॉट्स बनाने की क्षमता इसकी ज्यादा थी, एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसको अभी बंद करवा दिया गया है। इसके ऊपर स्टडीज अभी, ये सारे जितने वैक्सीन थे, ये सारे रेमडेसिविर थे, ये सब बेसिकली इबोला के लिए शुरू कराए गए थे, और अब इसको वापस इस चीज के लिए लाया गया है। नो वंडर ड्रग फॉर वन रीजन। व्हाट मॉडर्ना फाइजर इज अबाउट द RNA वैक्सीन, ठीक है। एंड इन लोगों की एफिकेसी बस यही सिचुएशन है कि इनकी 94-95,000 है, 95% है, एज कंपेयर टू हम लोगों का जो कि हमारा 70.4% है। एंड आई थिंक विद द होप कि अभी हमारा भी बढ़ जाए, अब टिल एटलीस्ट अगर 80% भी चला जाए तो फिर इट विल बी वर्थ इट। व्हाट वैक्सीन के साथ हमारा बोला जाता है, अभी भी कुछ लोग बोल रहे होंगे तो हम क्यों ना वेट करें मॉडर्ना फाइजर का सर, क्योंकि हमारे पास रिस्क बेनिफिट रेशियो की एक कहानी है। व्हाट रिस्क बेनिफिट रेशियो स्टेट्स, आज के डेट में मैं कोरोना से जल्दी मर जाऊंगा, ठीक है, वैक्सीन का एफिकेसी आए ना आए, उससे जल्दी मर जाऊंगा, तो मैं काहे को ना लगवा लूं, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये पूरी सिचुएशन है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट, ठीक है। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई रिस्क बेनिफिट रेशियो स्टेट्स की हमारा रिस्क उस चीज का कितना ज्यादा है
एंड उससे आउटकम मेरा कितना आएगा। हम मॉडर्ना फाइजर का वेट कर सकते हैं, आप चाहो तो आप वेट कर लो, आप चाहो तो आप दोबारा वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर की लगवा सकते हो। अभी यूएस में तो बहुत सारे नॉनसेंस भी चल रहा था इस चीज को लेकर के कि देयर वर पीपल who were vaccinating themselves with Moderna also, और 2 महीने बाद अपना नाम बदल करके फाइजर भी लगवाया। तो ऐसी भी कलाकारी कुछ लोगों ने की है एंड दे हैव बीन जेल्ड फॉर दिस थिंग एंड बट आई से कि अगर मिल जाता है तो वर्थ इट, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में मिल रहा है, हाथ में है, वो लगवा लो। तो ये सारे डॉक्टर मोनिशा जी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी काफी टाइम हो गया है। सर, बस मेरा खत्म ही हो गया, अब तो टॉपिक ही नहीं बचा। यस सर, तो आई थिंक आई एम डन विद एवरीथिंग। हाँ, एक जुमाब टोकेलिजुमाब पे जो सिचुएशन थी, बस एक टर्म था कि ये क्या टर्म है, ये है क्या चीज जो चीज लोग खरीदवा रहे हैं। ये एक स्टेरॉइड का एक बस रिप्लेसमेंट है, एक स्टेरॉइड का रिप्लेसमेंट। आई थिंक सर क्वेश्चन तो सर वो बड़े सर ही कर पाएंगे। बट टाइम हो गया काफी, इट इज मोर देन 1 hour। Yes sir, I'm done. This is the only thing. बस जुमाब का ये चीज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, एक स्टेरॉइड का रिप्लेसमेंट। अगर स्टेरॉइड कुछ लोगों के अंदर काम नहीं करता है तो दिस इज द एंटीबॉडी, एक तरीके से जो कि अटैक हमारे लिए एक बना करके भेज दे रही है, लेकिन अगेन ये इम्यूनिटी हमारी पूरी खत्म कर डालती है। सो दिस इज द ओनली थिंग एंड सर वी आर डन। Thank you very much, Dr. Monisha Singh ji. You have elaborated everything in so much of detail. और सबसे बड़ी बात है, रोटेरियंस को आपने एक चीज बता दी जिसकी सबको जरूरत है, बुढ़ौती कैसे दूर करें, चेहरे पे चमक कैसे लेके आए, चीनी कम, ये सिद्धांत मुझे मिला है। चीनी छोड़िए और बुढ़ौती दूर करिए अपनी। अनिल जैन जी बड़ा खुश हो रहे हैं, रत्नेश जैन जी खुश हो रहे हैं, अवधेश गुप्ता जी भी बड़े, सबके चेहरे पे हंसी नजर आ रही। बुढ़ा कोई नहीं दिखना चाहता। तो आज की इस मीटिंग से ये जरूर हम लोग को एक से मिला है। मैं अब अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी से आग्रह करता हूँ, अनम्यूट कर लिया है आपने। डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी आंसर देंगे आप लोगों के क्वेश्चंस का, डॉक्टर मोनिशा सिंह जी भी देंगी, डॉक्टर रोहित गुप्ता जी भी देंगे। मैं अब इनवाइट करता हूं 1 by 1 अपना रेज हैंड करें, अनम्यूट करें और क्वेश्चन रेज करें। सबसे पहले रेज हैंड किया है रत्नेश जैन जी ने। रत्नेश जी क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद श्री प्रकाश पांडे जी। मोनिशा जी, आपको हैप्पी मैरिज लाइफ। आपकी अभी 7 मई को वेडिंग हुई है और आपके हस्बैंड न्यूरो सर्जन है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एक तो आपने अपनी बातों को जो रखा, इतनी कम एज में इतनी जानकारी होना, हम लोगों को आपके ऊपर प्राउड है। और बड़े घरेलू भाषा में आपने अपनी बातों को रखा जो हम लोग बड़े आसानी से उसको समझ पाए। एक चीज अभी आपने बताई कि धूप से हम लोग विटामिन डी को गेन कर सकते हैं। हम खाली ये जानना चाहते हैं कि किस फ्रूट को हम लोग लें कि विटामिन डी की जरूरत पूरी हो जाए, जिसके लिए मेडिसिन ना लेना पड़े हम लोग। सर आई थिंक सीनियर सर्स भी होंगे, बट व्हाट हम लोग जो जानते हैं, सीजनल फ्रूट्स ऑफ एनी काइंड सारे आर रिच सोर्स। येलो एंड रेड रिलेटेड कलर जितने भी फ्रूट्स होते हैं सर, दे आर रिच सोर्स सर। तो डेफिनेटली उन लोगों को कंज्यूम डेफिनेटली करना चाहिए सर। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, जितने येलो एंड रेड, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं प्लस येलो एंड रेड कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं। तरबूज अंदर से रेड होता है, बाहर से ग्रीन होता है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये श्री प्रकाश पांडे जी प्लीज, इसके बाद अतुल जायसवाल जी। श्री प्रकाश पांडे जी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोनिशा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पोस्ट कोविड में क्या लें और क्या क्या उसके कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, और पूरा डिटेल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कोरोना ठीक होने के बाद भी, कोरोना के समय में तो जो अम्ब्रेला मेडिसिन चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन कोरोना के समाप्त होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी, क्या ये जैसे जिंकोविट है या सेलिन है, विटामिन सी की आदि की टेबलेट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? मैं डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आंसर करें। हाँ, सभी को नमस्कार।
मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरडोज अब मल्टीविटामिन ना लें। जो रिकमेंडेड है कि आपको जिंक है 2 हफ्ता के बाद ना दें। एक नई स्टडी में आई ये है कि म्यूकरमाइकोसिस क्यों हो रहा है। पिछले क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब हुआ सर? मतलब फॉर नाउ अगर मैं कवर दे सकती हूँ तो फिर बस हम लोग यही बोलेंगे कि सर जो नॉर्मल हम लोग पहले खाते थे, अननेसेसरली ओवरडोसेज हम लोग नहीं देते फ्रूट्स की। हम लोग प्री कोविड में वो जो दवाइयां इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारे पास जो हम लोग ने इतनी काम हम लोग मेहनत करते रहते हैं लेकिन हम लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, उसका हम लोग कवर अप कर रहे हैं उस टाइम पे। अब हम लोग उतनी भर के खा ली है, अब हम लोग वही जो सीजनल फ्रूट्स हैं और नॉर्मल खाना है हम लोग बस वही ले लें, वही काफी है। एंड नॉर्मल अपना बॉडी का वर्कआउट पे ध्यान थोड़ा देते रहे, मेडिटेशन करते रहे सर, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट ही कर सकता है सर। जी लगता है डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो गया है। रोटेरियन अतुल जायसवाल जी। अरे तो हो गए यार, वेरी तुम तो बोल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है अभी बच्चों से रिलेटेड। yes, मैंने अभी 28 2 दिन पहले अपनी बेटी सी 19 ईयर ओल्ड उसको yes, वैक्सीनेशन कराया मैंने बीएचयू में जाके। yes, sir. बट उसके बाद से रात को शी गॉट फीवर 101 एंड इन द नाइट शी हैड वॉमिट एंड टिल डेट नाउ शी इज गेटिंग बेटर। So what precaution we should take, and is there anything to worry, especially in case of kids when after vaccination they got feverish and all that? So first of all, actually क्या हो रहा है कि हम लोग वैक्सीनेशन लगवा तो ले रहे हैं, there are good chances कि उनसे 1 हफ्ते पहले ही that person must have been infected with actual virus, and वो वायरीमिया वाले फेज में हो सकता है and अपने को पता ना हो। देर आर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये वन ऑफ द मेरे रिलेटिव्स को ये हो चुका है ये चीजें। सो वी हैव टू रूल आउट दैट पार्ट। तो फिर हम लोग को उसके हिसाब से पूरी प्रिकॉशन लेकर चलनी है कि देर आर गुड चांसेस कि वो हुआ है, एंड अब ये जो हम लोग ये वैक्सीन वो उस चीज का अब फेज आउट कर रहा है सर। सो आप जो अभी मैनेजमेंट करेंगे दैट विल बी कंप्लीटली सिम्टोमैटिक। We have to watch out for pulse oximeter, BP, pulse and everything जैसे हम लोग नॉर्मल कोविड के हिसाब से देखते हैं। So you have to watch out for those particular signs and symptoms. पेशेंट अगर ठीक ठाक कर रहा है, आपकी बेटी अगर ठीक ठाक कर रही है, that is a good thing. उनको बोलते रहिए अपना मल्टीविटामिन्स, अपना फ्रूट्स, अपना मॉर्निंग वॉक और ये सब चीजें करते रहें। एनी साइंस एंड सिम्टम्स अगर ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये नोट डाउन करते रहें, एक कंसल्टेशन डेफिनेटली करवाएं सर। क्योंकि हर चीज को हम लोग वैक्सीन का नाम पे तो ले सकते हैं, लेकिन सर कई बार जो देयर वर न्यूज की वैक्सीन से कोरोना हो रहा है कुछ लोगों को। सो देयर आर गुड चांसेस वो वैक्सीन से कोरोना नहीं हो रहा है, वो वैक्सीन से 1-2 हफ्ते पहले वायरीमिया हो जा रहा है सर। बट आई थिंक अभी सर अगर लॉग इन कर लेंगे और रोहित सर भी हैं तो आई थिंक दे कैन आंसर प्रीटी वेल अबाउट दिस थिंग सर। एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत लोग क्योंकि बच्चों के हुआ रहता, मैंने वैक्सीन कराया, हम लोग को नहीं हुआ, बट जब बेटी को कराया उसके हुआ तो वी गॉट सम नो। यस सर, इवन विद माय सिस्टर सर, अभी हम लोग ने जब उसको वैक्सीन लगवाया है तो उसको भी अभी 101-102 डिग्री फीवर आ रहा था विद सीवियर बॉडी एक एंड हेडेक एंड एवरीथिंग सर। सो वो 2-3 दिन रहा, उसके बाद सर वेयर ऑफ हुआ था सर। डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को, आप म्यूट हैं डॉक्टर आरसीपी गुप्ता। हेलो डॉक्टर आरसीपी गुप्ता, आप अनम्यूट हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं। सपना खंडेलवाल जी अपना क्वेश्चन रेज करिए। नमस्कार सभी को। मोनिशा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद हम कितने टाइम बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं?
मैम अभी बेसिकली ये हुआ है, देयर आर न्यू रिकमेंडेशंस जो अभी 2 हफ्ते पहले ही निकली हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने बोला है अप टिल 1.5 मंथ्स का थोड़ा वेट करके तब लगवाइए। कुछ लोग जब आप बाहर आ जाते हैं उससे कोविड से, उसके बाद लास्ट सिम्टम के बाद से मैम 1.5 से 2 महीना हो, हाँ, मतलब ये समझिए कि जिस दिन से आपको कोविड हुआ उसके 20 दिन बाद समझिए कि आप उसके बाद 1.5 महीना। यस 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 मैम, यस मैम। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव के 3 महीने बाद। अच्छा, एक पहला भी, जैसे अभी पहला भी डोज नहीं लगा है तो उस मतलब वो लगवा सकते हैं हम पे। यस मैम, यस। अच्छा, जिनको और जो 3 महीने पहले वैक्सीन लगवा लिए फिर उनको बीच में कोविड हो गया, हाँ, तो उन लोगों को भी यही सेम प्रोसेस? यही सेम मैम, 1 महीने 1.5 महीने बाद ही लगवाना है मैम। अच्छा, 1-1.5 महीने बाद? 1.5 महीने बाद ही, लास्ट सिम्टम्स के 1-1.5 महीने बाद ही लगवाना है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेरियन राजेश कुमार वर्मा जी, डॉक्टर आरसीपी गुप्ता प्लीज। हाँ सपना जी ने मेरे क्वेश्चन को पुट अप कर लिया है, इसलिए मेरा क्वेश्चन अभी फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, एके घोष जी। सर जी सबको नमस्कार। मेरा ये पूछना था कि मैडम आपने जो बढ़िया लेक्चर दिया, इट वाज वंडरफुल। मेदांता का आपने बोला एक प्रोटोकॉल, एक फाइल बनाया है पोस्ट कोविड के बारे में। यस सर, हाउ कैन दैट बी अवेलेबल टू अस? सर आई विल शेयर यू सर राइट अवे सर। Oh, so nice of you. If you can send it, it is wonderful. Absolutely. There is another small question just now, yes, in continuation of the earlier question, that was after COVID recovery. Yes, sir. I read one of the articles of the government notification that it should be, next injection has to be after 3 months. Now, RT-PCR has to be done again, or I have to just go after 3 months? नो सर, आरटीपीसीआर का वेट नहीं करना सर, लास्ट सिम्टम के बाद से सर। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अदर इन बिटवीन सिम्टम्स अगर नहीं आता है सर, सो यू कैन गेट इट डन आफ्टर 1.5-2 मंथ्स तक के आप करवा सकते थे सर। बस बेसिक फंडा है सर कि अभी नेक्स्ट वेव आने से पहले गेट योरसेल्फ, गेट एवरीबॉडी वैक्सीनेटेड। वी कांट रिस्क इट सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करें या क्वेश्चन रेज करें। डॉक्टर साहब जब तक कोई और क्वेश्चन आ रहा है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पोस्ट कोविड में पल्स रेट वगैरह भी डाउन हो जा रही है क्या? डॉक्टर आरसीपी डाउन हो जा रही है सर, बढ़ भी जा रही है सर। वी आर हैविंग वेरिएंट, क्योंकि वही बता रही हूँ मैम सर कि ये पोस्ट कोविड के बाद वो जो पर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है ना, वो सारे उस ऑर्गन्स पे चिपक जा रहे हैं एंड वो सब चीजें पूरे बॉडी को ऑल्टर कर दे रहे हैं सर। तो अगर वो हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम्स को अगर अफेक्ट कर रहे हैं या लंग्स पे अफेक्ट कर रहे हैं सर, तो वो चीजें, उन सब चीजों में पैल्पिटेशन, यानी कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस भी बहुत बढ़ रही है, कुछ लोगों को पल्स रेट भी बढ़ जा रहा है, कुछ लोगों का पल्स रेट बहुत कम भी हो जा रहा है सर। एंड वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दीज थिंग्स कि सर अभी भी क्यों हो रहा है, बट वी हैव टू वॉच आउट। पोस्ट कोविड केयर इज मोर प्रेशियस देन कोविड टाइम, मतलब बस इतना आप समझ लीजिए। अगले 3 महीने 4 महीने बहुत ही खतरनाक वाला टाइम होता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग ठीक हो गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो जब तक सीआरपी जो टेस्ट होता है सर, ये इसीलिए एक तरीके से कराया जाता है देखने के लिए भाई हम नॉर्मल तक के पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अगर है तो थोड़ा अपना को उस तरफ से ध्यान देते रहेंगे। अगर आप हार्ट डिजीज के केस हैं, आप ईसीजी कराते रहेंगे या 2D एको करवाते रहेंगे बीच बीच में कि कुछ उसका इश्यू कहीं अपने आप को बॉडी में लग रहा है कि नहीं। डायबिटीज है तो कुछ लोगों का शुगर बढ़ जा रहा है, कुछ लोगों का शुगर एकदम कम भी हो जा रहा है सर। सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन शुगर आल्सो फॉर दैट मैटर सर। सो सेम चीज विद एवरी अदर इशू। कुछ लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सर्टेन डिजीजेस होते हैं सर, जो कि जिसको एसएलई जैसे लूपस है, तो इन सब चीजों में भी सर ध्यान देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। किसी का और कोई क्वेश्चन? ये ईस्ट के सेक्रेटरी राजू राय जी, और मैं डॉक्टर आरसीपी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा यदि आप जवाब दे पाए तो प्लीज। हाँ बोल आगे बोल दे रही है। सर मेरी एक क्वेरी है। नवंबर में हम लोग सारे लोग पॉजिटिव हो गए थे घर में, 6 लोग, और होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए। और बट आई एम द क्रिटिकल हार्ट पेशेंट। I did my angioplasty, I did my bypass, including
metallic valve from Medanta in 2009. अभी क्या हो रहा है, दिसंबर के बाद मुझे राइट साइड में जैसे सैटिक पेन होता है, ये मुझे था, बट अभी लगता है कि ये बढ़ गया है। मैंने ऑर्थो में दिखलाया, न्यूरो में दिखलाया, अगेन आई एम अंडर डीएम न्यूरो, बट मुझे ठीक नहीं हो रहा है। तो इट इज ड्यू टू कोविड? नहीं सर, ये ड्यू टू कोविड नहीं है। आपकी सियाटिक प्रॉब्लम जो है लंबर स्पॉन्डिलोसिस के वजह से है, जो कि उसमें ऑलरेडी आपके नर्व्स को इरिटेट कर रही है। ये कोविड के वजह से नहीं। कोविड में हर चीजें शॉर्ट टर्म में है, बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती हैं। यू आर इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग सियाटिक केस, नाउ इट इज ए बाय द एज इट इज ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इट इज नॉट ड्यू टू कोविड। इट इज नॉट कोविड कोविड। Okay, thank you. Okay. There is some neurological problem, but the sciatic is not a problem of COVID. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट हर्ष जी, पहले श्वेता खरे जी ने हैंड रेस किया था, अभी हम आपको बोलते हैं सर जी। श्वेता खरे जी प्लीज। जी हाँ मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी। एक्चुअली कोविड के बाद जो है हमारे देवर को कोविड हुआ था, उनको कोविड नेगेटिव आ गया है, बट उनको जो है अभी भी ब्लैक कलर का कफ निकलता है। जब भी वो खांसते हैं कफ निकलता है तो ब्लैक आ रहा है उनका। और कभी कभी उनको रात में जैसे नींद नहीं पड़ती है और उलझन होती है, और कभी कभी पसीने भी आने लग रहे हैं। मगर मेन उनका है कि कफ बहुत आ रहा है, कफ जो आ रहा है ब्लैक आ रहा है। मैम दिखवा दीजिए मैम, जरूरी है। कोविड का तो नहीं, कोविड देखिए मैं बताता हूँ। वही ना मैम, पोस्ट कोविड तो कुछ भी है ना मैम। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। हाँ बता रहे हैं जी। हाँ देखिए, ये क्या कहा जाता है, पोस्ट कोविड के बाद अगर घबराहट बेचैनी हो रही है, ये नॉन केस है। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। ये ट्रामा किसी प्रकार का हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल कोई दुर्घटना से हुई, मेंटल कुछ गंभीर बीमारी की वजह से हुई। तो ये चीजें हैं, एक कॉमन है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर जिसको बहुत दिक्कतें होती हैं तो उनको दवा दी जाती है। अगर पहले से अगर अल्कोहल वगैरह ले रहे होंगे तब तो ये समस्या थोड़ा रहेगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं रहेगी। हाँ, रह गया ब्लैक कफ का। ब्लैक कफ कब आता है? सुबह आता है कि दिन भर आता है? नहीं, मॉर्निंग में आता है। नहीं तो ये इन्फेक्टिव नहीं, जो दिन भर का धूल जमा रहता है, रात में हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, सिलेरी फंक्शन होता है लंग का, वो उसको निकालता है। ये इन्फेक्शन नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा अगर चाहिए तो स्पुटम कल्चर करवा लीजिए। ये अच्छा, केवल सिंपल हलाला करें नमक पानी का, और कुछ करना नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनूप अग्रवाल जी। सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कोई आदमी आइसोलेशन में 14 दिन या 21 दिन रह चुका है, उसके बाद जब वो आइसोलेशन से बाहर आता है तो उसको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन पालन करना चाहिए? क्या वो अचानक वो घर से निकल के काम कर सकता है, या घर के सारे नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल जा सकता है कि उसे कुछ चीजों को प्रिवेंट करना चाहिए, कुछ चीजें उसको अपने से डिसिप्लिन में रहना चाहिए? प्लीज। कोई भी शख्स अगर आइसोलेशन से बाहर आता है तो 7 दिन तक उसको आराम करना चाहिए, समझिए। उसके बाद रूटीन फिजिकल एक्टिविटी अपना शुरू करना है। इस दौरान वो अब हल्का प्राणायाम, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेते रहे। और नॉर्मली अगर आरटीपीसीआर उसका नहीं, फैमिली के साथ नॉर्मली रहेगा। लेकिन अगर कोई घर के बाहर का शख्स आपके घर आता है, आप सभी लोग को मास्क लगा के उससे बात करनी है। हो सकता है कि जो आने वाला शख्स हो कोविड का पेशेंट हो और उसके क्या ड्रॉपलेट आते रहे, वो घर में 2-3 घंटा तक रहेगा तो हम फिर से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सर एक चीज और थी कि नॉर्मल लाइफ में जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं, या
उनको थोड़े दिन तक परहेज करना चाहिए? नहीं नहीं, उसके बाद भी नॉर्मल लाइफ रह सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते देखिए उसमें है, जिसमें है कि वो केस एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके लिए कोई। अच्छा, थैंक यू। मैं रोटेरियन हर्ष अग्रवाल जी से बोलूंगा क्वेश्चन रेज करें। उसके पहले डॉक्टर साहब एक चीज मुझे लगता है, एक चीज जिसको कोविड हो जाता है तो 7 दिन का रेस्ट है, उसको 10 दिन के बाद सर कोविड हो जाने के बाद वो एकदम छुट्टा साड़ अपने को समझ लेता है, अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, मुझे कोविड हो गई नहीं। नहीं, उसको री इन्फेक्ट हो सकता है, हो जाएगा, छुट्टा साड़ नहीं रह पाएगा। हाँ नहीं, उनको जब भी घर से निकलना होगा डबल मास्क लेके निकलना होगा। अच्छा चलिए, हर्ष अग्रवाल सर। सबको गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो सर कि कोविड के केस में सभी लोगों ने बहुत हार्ड दवाई ली है, 8 गोली सुनते एक टाइप पे लोगों ने ली है, तो उससे जो सीनियर लोग हैं उनके लीवर में या जो शुगर के पेशेंट है उनको अपकमिंग क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरे जो ऐसे पेशेंट रहे हैं सर बताएं सर। जो हार्ड दवाइयाँ ली हैं अधिकतर लीवर पर अफेक्ट करती हैं, जिन लोगों ने लिया है तो उसके लिए SGOT-PT का मॉनिटर करना है। जैसे फेविराविर जिन्होंने ओरल लिया है तो उसको आप SGOT-PT रेगुलर कराते रहिए, वो कहाँ तक बढ़ता है उसका हिपेटोप्रोटेक्टिव दवाइयाँ दी जाती हैं, वो फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। इनका परसेंटेज बहुत कम है, 8 से 10% लोग कैसी दिक्कतें होती हैं। और सर उनके संपर्क में अब रहना उचित है कि अभी उनसे अवॉइड करना चाहिए जो अभी रिसेंटली आउट हुए हैं? नहीं देखिए, अगर मॉडरेट हैं केस से हैं, माने निमोनिया लेके वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, अगर सीवियर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, जो मॉडरेट हैं वो 17-20 दिन के बाद नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जो सीवियर से रहते हैं वो 23 दिन के बाद नॉन इन्फेक्शियस, अतः उनसे अभी भी बच के रहना है। कुछ सर पोस्ट कोविड ऐसे सिम्टम है, जैसे हमारे कजिन्स को कुछ जो है बॉडी में कुछ रैशेस टाइप है और कुछ ब्रीदिनेस प्रॉब्लम रहती है, तो क्या अभी पूरी तरीके से नॉर्मल? जिसको स्किन रैश होता है उसको सिंपल एंटी एलर्जिक से ठीक है, ब्रीथलेस अगर उनका लंग ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, थोड़ा भी चलने पर उनकी सांस फूलने लगती है, या इतना वीकनेस आ जाता है जिसमें हमारा कोविड में क्या होता है, इम्यून रिस्पांस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो मसल में रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं जो 3 हफ्ते में जाता है, जिसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हम कहते हैं। ये जानने में टाइम लगे, अगर बीच में आपको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना पड़े, अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। हेलो, थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए अपना, यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोनिसा सिंह जी, आपको थैंक यू वेरी मच। इतना बढ़िया आपने बोला, इतना अच्छे से समझाया इन डिटेल पूरी प्रिपरेशन के लिए। डॉक्टर RCP गुप्ता जी, बहुत ब्रीफ में यदि आप कुछ बताना चाहें, सजेशन देना चाहें हम लोगों को, पोस्ट कोविड हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ है, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए हम लोगों को अब इस स्टेज पे, और थर्ड वेव से कैसे बचें, बहुत ब्रीफ में यदि आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। जो कोविड की सेकेंड लहर थी जी, एक मिसाल हम लोगों को छोड़ गई है जो हम कभी ज्यादा दिन तक भूल नहीं सकते। तो अब इसके लिए हमको क्या बचना है कि हम हमेशा घर से बाहर निकलें तो डबल मास्क लगाए जाए। डबल मास्क में जस्ट इक्विवेलेंट टू वैक्सीनेशन है। और क्या क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप रेगुलर क्या कहा हाथों की सफाई करते रहे। अगर आपके घर में कोई बाहर से आता है उसको भी बोलिए कि आप मास्क लगा, हम भी मास्क लगा के बात करें। अब कांटेक्ट ट्रांसमिशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अब एयरबर्न ट्रांसमिशन हो चुका है।
एक क्वेश्चन है अलका जैन जी का, प्लीज अनम्यूट करिए अपने को। अलका जैन जी अपने को अनम्यूट करिए। हाँ, सर मेरे हस्बैंड को कोविड होने के बाद इनको स्टेरॉइड की मेडिसिन और इंजेक्शन लग रहे थे उनको, तो उसके बाद भी उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, डायबिटीज के बाद, अरे कोविड के बाद या कोविड के दौरान उन्होंने स्टेरॉइड लिया था? जी हैवी स्टेरॉइड लिया था, एडमिट भी थे। हाँ, अगर देखिए लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड उनको दिया गया होगा, उसका इफेक्ट लंबा रहता है, लॉन्ग स्टेरॉइड लंबा रहेगा। स्टेरॉइड का क्या, ग्लूकोज को बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो देता, इसलिए हमारे खून की नलियों में पड़ा रहता है। इसके लिए हाइटिक ट्रीटमेंट होती है। इंसुलिन इज द चॉइस। अगर OHA ले रहे हैं, माने दवा की कोई टेबलेट ले रहे हैं, उसके अलावा इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना पड़ेगा, और डाइट में परिवर्तन करना पड़ेगा, और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाना होगा। हम इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए, पहले जो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया था, उसकी वजह से शुगर का लेवल आपका इंक्रीज हो गया है। अब जो शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया है, उसके लिए सबसे अच्छी इंसुलिन है इस समय लैंटस। लैंटस इज अ वन टाइम इंसुलिन and you have to proceed with 6 unit, 4 unit depending upon the sugar level। जो आप OHA ले रहे हैं उसको लेते रहें, उसके संग शुगर लेवल के लिए लैंटस इंसुलिन इनिशिएट करें उसके संग। इट इज टू बी टेकन वंस अ डे, और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है लैंटस इंसुलिन। और लैंटस इंसुलिन इज ऑफ Sanofi Aventis and it is giving wonderful result। आपका शुगर का लेवल क्या है बता दीजिएगा, तो उसको शुगर का लेवल मॉनिटर करके यहाँ से आपको बता भी दिया जाएगा कितना लैंटस का डोज आपको देना है। थैंक यू डॉक्टर HB गुप्ता, डॉक्टर रोहित गुप्ता। मुझे लगता है कि सब क्वेश्चंस हो चुके हैं सबके। डॉक्टर HB गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों का आंसर दिया और इतना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में यदि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से आग्रह करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आज की सभा का जो आयोजन करने के लिए CS और सतीश जैन जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस तरह का सब मेंबर्स के लिए किया। और मोनिशा सिंह ने काफी अच्छे से सबको समझाया कोविड के बारे में। हमारा एक आप लोग से ये सजेशन बस यही है कि किसी भी कोविड पेशेंट को फिर से कोविड हो सकता है। फिर से कोविड होने पर बुखार आ सकता है। बुखार आने पर आप नजरअंदाज न करें और उसको अपने किसी फिजिशियन को जिसको आप दिखाते हैं उसको दिखाएं, जिससे कि उस पेशेंट की अमूल्य जिंदगी ठीक से आप बचा सकें। और आज के कार्यक्रम का टेकर पॉइंट यही है कि आप अपने सब अगल बगल अभी आप मास्क में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। दूसरा, आप अपना हाथ धोते रहें और वैक्सीनेशन जितने जल्द हो सके लगा सकें। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आप ये ना सोचें कि आपको कोविड नहीं हो सकता है, आपको संभाल करके रहना है। इन्हीं शब्दों के संग हम सबका आभार प्रकट करते हैं जिसने सब उस कोविड को अपना उद्घोषण या उद्बोधन दिया। और अब हम आज की सभा के लिए सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आज इसको सेशन को यहाँ एंड किया जाए। और हमारा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। फॉर सेक्रेटेरियल अनाउंसमेंट में सुरेश खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं कि लगातार कई मीटिंग्स हो रही हैं, तो अब हम लोग के यहाँ तो नेक्स्ट मीटिंग अब शेड्यूल्ड की गई है 13 तारीख के लिए। 13 तारीख को हम लोग कोशिश कर 13 तारीख को चूंकि डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हम लोग को होस्ट करना है, तो सारे लोगों को जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं 6 तारीख को सॉरी 6 तारीख को। हेलो जी, हेलो
सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। 6 तारीख को डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। कमल सांघवी जी आ रहे हैं, RI डायरेक्टर। आप सभी लोग उसमें जरूर से जुड़िए, काफी अच्छा वक्ता है। और नए मेंबर्स पे बोला जा रहा है, सारे नए मेंबर से भी रिक्वेस्टेड है कि वो सारे लोग उसको ज्वाइन करें, उनके लिए स्पेसिफिक प्राइज रखे जाएंगे। Thank you very much, Dr. RCP Gupta जी. Thank you, Dr. Rohit Gupta जी. And thank you everyone. हम लोग वापस मिलेंगे न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम जो कि रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ होस्ट कर रहा है, 9:30 AM 6 जून संडे. Thank you very much. Thank you.